हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज विजडम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोगों माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पहली बार देख रहे होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नया अपडेट्स मिलता रहे। तो माइटोकॉन्ड्रिया शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। तो हम लोगों ने शुरू कहाँ से किया था? सेल के इन्वेंशन से। सेल इन्वेंशन हम लोगों ने देखा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मतलब इन्वेंशन हुआ, उसके बाद से क्या हुआ कि सेल के स्टडी में मतलब बहुत हेल्प मिला। तो फिर हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेले के बारे में पढ़ा था। सेल ऑर्गेनेले के बारे में हम लोग पढ़ा था कि जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? यूकारियोट्स और सिर्फ यूकारियोट्स में पाए जाते हैं। एक राइबोसोम ही ऐसा सेल ऑर्गेनेलेस था जो किस में पाया जाता था? प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स दोनों में पाया जाता था। ओके, और इसका सबका फंक्शन हम लोगों ने देखा कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स क्या होते हैं। ओके, उसके बाद से गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में देखा था, उसी के अंतर्गत आ रहा था। आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल ऑर्गेनेलेज है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूकारियोटिक्स में ही पाए जाते हैं। ये प्रोकारियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। और जब सेल ऑर्गेनेलेज हैं तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, ये तो क्लियर कट है। तो अब एक्चुअली अब मुझे डेप्थ में देखेंगे धीरे धीरे से। तो एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं सेल ऑर्गेनेलेज हैं, पाए कहाँ जाएंगे? यूकारियोटिक सेल में। और यूकारियोटिक सेल में भी कहाँ? साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, तो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे ये होते कैसे हैं, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। ओके, फिर शेप्स के बारे में देखेंगे, फिर इनका इन्वेंशन को रिलेट करेंगे, फिर इसका फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, तो पहले इसका शेप के बारे में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप होता है बेसिकली रॉड शेप्ड होता है। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? रॉड शेप्ड ऑर्गेनेलेज है। ओके, जिसको बेसिकली कॉमन वेज में 9th और 10th क्लास में आपको बोल दिया जाता होगा सीधे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल होता है। बट बताया नहीं जाता था कि पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है। तो आज हम लोग बहुत डिटेल्स में देखेंगे अच्छे से कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। एक्चुअली इसको एनर्जी करेंसी जो होता है ह्यूमन बॉडी में, जो एटीपी के फॉर्म में होता है, उसको एटीपी बोलते हैं। जो एक्चुअली क्या होता है? एनर्जी करेंसी होता है। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो जो हमको मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे कि अगर गाड़ी चलती है तो गाड़ी को चलने के लिए क्या पेट्रोल की ज़रूरत होती है। वो पेट्रोल या फिर डीजल क्या करता है? उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है ह्यूमन बॉडी में ठीक वैसे ही काम करता है। क्या? एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी के फंक्शन के लिए। ओके, तो हमारे बॉडी को एनर्जी के लिए क्या चाहिए? बेसिकली प्रोटीन की ज़रूरत होती है मेनली। ओके, और इस प्रोटीन को सिंथेसिस में जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो एटीपी का जो प्रोडक्शन करना पड़ता है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसा है? रॉड शेप्ड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर जनरेशन के लिए इसको हेल्प किया जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल इसीलिए बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर जनरेशन के लिए इसका हम देखते हैं किस लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है, किस लिए? पावर जनरेशन के लिए। ओके, उसके बाद से क्या बोला? और ऑक्सीजन को मतलब कि देखिए जहाँ भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा उसमें ऑक्सीजन के मदद से ही ये क्या करते हैं? जब भी काम करेंगे, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जब भी काम करेंगे बिना ऑक्सीजन के नहीं करेंगे। ओके, तो ऑक्सीजन के हेल्प से ये क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, या फिर बोले तो एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन बॉडी में। ओके, एटीपी के बारे में हम लोग पता चल गया क्या है? एनर्जी करेंसी होता है। ओके, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म के बारे में समझिए। हमारे बॉडी के अंदर दो तरह का होता है मेटाबॉलिज्म। दो तरह का होता है, केटाबॉलिज्म होता है और एक एनाबॉलिज्म होता है। तो केटाबॉलिज्म में क्या? ब्रेक डाउन का जो भी प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में उसको केटाबॉलिज्म बोलते हैं। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है किसी भी चीज़ का। ओके, तो केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म हम समझ गए। तो ये भी क्या है? ये जो बेसिकली किसके पार्ट होते हैं? ये तो मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत ही आते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर जितना भी इंटरनल रिएक्शंस होते हैं, ओके, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं जो एंजाइम को रिलेटेड हैं, वो क्या है? वही मेरा क्या है? उसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ओके, और इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को मतलब जारी रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए हमको तो किस एनर्जी की ज़रूरत होती है। और यही एनर्जी किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। अब बिना ऑक्सीजन का एक बात और पता चल गया कि माइटोकॉन्ड्रिया हमको क्या कर सकता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड
सॉरी बिना ऑक्सीजन का माइटोकॉन्ड्रिया हमको एनर्जी नहीं दे सकता है। ओके, और जब भी होंगे कैसे होंगे, और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है। ओके, देखते हैं थोड़ा सा ये लाइन बोल क्या रहा है उसके बाद से। विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन हायर एनिमल्स वुड लाइक नॉट एग्जिट बिकॉज देयर सेल्स वुड नॉट बी एबल टू ऑब्टेन एनर्जी। देख लीजिए क्लियर कट बोल रहा है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो सेल के अंदर तो सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। वो सेल एग्जिस्ट क्यों इसलिए नहीं करेगा, क्योंकि जिस पावर की ज़रूरत उसको है वो पावर प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो गाड़ी में अगर हम पेट्रोल नहीं डालेंगे तो उसमें कंबसन नहीं होगा। कंबसन होता है तो एनर्जी मिलती है, और उसी एनर्जी की वजह से क्या होता है, गाड़ी मेरी चलती है। तो अगर हम गाड़ी में पेट्रोल डालना ही बंद कर दें, जो इंजन है उसको निकाल लें, तो इंजन निकाल देने से क्या माइटोकॉन्ड्रिया समझ लीजिए कि इंजन का काम करता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही निकाल लें सेल से तो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा। तो जब किसी सेल को एनर्जी मिलेगा ही नहीं तो सेल एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो वही बोल रहा है कि बिना माइटोकॉन्ड्रिया का हम सेल्स का कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो सेल क्या कर जाएगा, डेथ कर जाएगा। ओके, और क्या बोल रहा है कि वो 15 टाइम्स मोर एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। अगर अदर कोई प्रोसेस देखा जाए ओके, उससे क्या बोलते हैं कि ये 15 टाइम्स ज़्यादा, मतलब कि और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी अगर हो कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं तो उससे 15 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में, और किसके द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का हम शेप देख सकते हैं, ये जो होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होता है बेसिकली। ओके, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होता है। ये एक सिंगल वाला हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा तो आप समझ के रखिएगा कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद से ये जो इनफोल्डिंग हमको दिख रहा है जिसको मेसोसोम्स भी बोलते हैं। ओके, मेसोसोम्स भी हम बोलते हैं इसको, इनफोल्डिंग को। इसको क्या बोल रहा है, इसको क्रिस्टा बोल रहा है। और जैसे वहाँ पे साइटोप्लाज्म होता था सेल के अंदर, अगर ये मेरा सेल होता था तो जो सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर्स होता था सेल के अंदर उसको हम क्या बोलते थे, साइटोप्लाज्म बोलते थे। ठीक उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के डबल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको क्या बोलते हैं, मतलब जो फ्लूइड मैट्रिक्स बोलते हैं, और उसके इनफोल्डिंग को क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। इसमें 2 लेयर होता है, एक आउटर लेयर होता है जिसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और एक इनर लेयर होता है जिसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, नंबर अब क्या है कि बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एनर्जी का प्रोडक्शन करना। अगर हम हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट में अलग अलग फंक्शन है, तो अगर वही है कि जहाँ पे अगर मुझे मैक्सिमम एनर्जी की प्रोडक्शन की ज़रूरत होगी वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा चाहिए। मतलब कि हमारे बॉडी के जिस पार्ट में एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जब एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होगी तो वहाँ पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। तो याद रखिएगा, जहाँ पे the number of mitochondria present in cell depends upon the metabolic requirements of the cell। metabolic requirements का मतलब आप लोग समझ गए हैं, मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत है वहाँ पे अगर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो वहाँ पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। एक सिंपल वे में ये भी समझ लीजिए कि जहाँ पे एक्टिव सेल्स होंगे वहाँ पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया वेर फाउंड इन नियरली ऑल यूकैरियोट्स, सारे यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। मैंने तो आपको स्टार्टिंग में ही बोला, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्ट आर एनफ टू ऑब्जर्व विद लाइट माइक्रोस्कोप एंड वे आर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1800। देखिए ये यूकैरियोटिक्स में ही पाए जाएंगे, ये तो मुझे पता है। इसके अलावा प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोटिस्ट और फंजाई में पाए जाएंगे। और इसको देखा कैसे गया, तो माइक्रोस्कोप से इसको भी देखा गया था। और इनका इन्वेंशन कब हुआ, 1800 में हुआ था। ओके, the name of organism was coined to the reflect the way they looked the first scientists to observe them। मतलब यही बोल रहा है कि जो इनका नेम दिया गया, एक्चुअली नेम जो दिया गया इनका ऑर्गेनेलेज का, वो ऐसे ही रिफ्लेक्ट किया जैसे उनको ऑब्जर्व किया गया। ग्रीक वर्ड देखते हैं इसका इन्वेंशन के बारे में। जो ग्रीक वर्ड है उसको क्या बोलते हैं, थ्रेड एंड ग्रेन्यूल्स फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर देयर डिस्कवरी। और एक्चुअली क्या है ना कि इसको मतलब
शुरू में यही समझा गया, मतलब जब स्टार्टिंग में, कि ये क्या हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन का भी काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी तक तो हम लोग यही जान रहे थे ना कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है, मतलब एनर्जी करेंसी होता है सेल का। लेकिन इसके अलावा जब स्टार्टिंग में माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वेंशन चल रहा था तो उस टाइम पे मतलब ये भी पाया गया कि ये हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन भी, हेरिडिटी मतलब क्या, जो कैरेक्टर प्रोजेनी में और उसके मतलब पेरेंट्स से आता है उसी को हेरिडिटी बोलते हैं। ओके, तो वही माइटोकॉन्ड्रिया का काम वो भी था कि मतलब क्या करते थे, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को भी ये कैरी करते थे। ओके, it was not until the mid 1950 when method for the isolating the organelle intact was developed, modern understanding of mitochondrial function was worked out। मतलब कि स्टार्टिंग में मुझे ये पता नहीं था कि एनर्जी करेंसी का काम करते हैं। स्टार्टिंग मुझे क्या पता था कि ये हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, या सॉरी ट्रांसमिट करते हैं। ओके, कब, जब 1800 के आसपास सब हुआ, इसका डिस्कवर हुआ था। लेकिन वही 1915 में मतलब कि 150 साल के बाद जब मुझे और मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तब मुझे क्या पता चला कि नहीं, एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन के जो मतलब अभी जो हम जानते हैं क्या कि एटीपी का प्रोडक्शन करता है, वो हमें इन्वेंशन के 150 साल के बाद पता चला। ओके, वही बोल रहा है कि अब इलोबोरेट स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द फंक्शनिंग टू द ऑर्गेनेल। फिगर 1 में हम लोगों ने देखा था, उसका क्या था, 2 लेयर था, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स था, और जो इनफोल्डिंग था उसको क्रिस्टा और मेसोसोम बोलते हैं। तो वही बोल रहा है। और उसके मतलब कि ये बताते हैं, 1 मिनट, ये हो गया एक फर्स्ट लेयर, ये मेरा डबल मेम्ब्रेन वाला था। तो वही बोल रहा है कि डबल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस होता है ना, इसी को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इसी को बोलते हैं। तो दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो गैप होता है उसी को क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, ओके, तो उसका मैनी चैनल्स कंटेंट करता है, जो प्रोटीन्स का। चैनल्स का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। और जो प्रोटीन होता है उसको पोरीन प्रोटीन बोलते हैं। उसका साइज क्या होता है, जस्ट सीव चलनी आप लोग देखे होंगे उस तरह का होता है। ओके, लेकिन वही जो इनर मेम्ब्रेन होता है इसकी परमेबिलिटी थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। ओके, मतलब इसमें थोड़ा सा कि इस एज कंपेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन इट हैज़ मोर सेलेक्टेबल, मतलब कि इसमें बड़े मॉलिक्यूल्स आसानी से पास कर जाते हैं, किसमें, आउटर मेम्ब्रेन में। लेकिन इनर मेम्ब्रेन में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो आउटर और इनर के बारे में पता चला। आउटर मेम्ब्रेन इज रिलेटेड विथ पोरीन। ओके, पोरीन क्या होता है, एक मतलब होल होता है किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन में। ओके, और मैट्रिक्स के बारे में पता चल ही गया था, आउटर इनर। और जिस तरह का साइटोप्लाज्म होता है ठीक उसी तरह का क्या होता है यहाँ पे मैट्रिक्स होता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या बोल रहा है कि और रेंज उसका आप साइज देखते हैं तो 1 to 10 माइक्रोमीटर्स का इसका साइज होता है। कौन सा, लेंथ। ओके, 1 to 10 माइक्रोमीटर का मतलब क्या होगा, 10⁻⁻⁶। ओके, एंड ऑर्डर टू ऑकस नंबर डेट डायरेक्टली करेक्टली विद द सेल लेवल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि अगर सेल एक्टिव है, मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पाए जाएंगे। ओके, और वहाँ पे डेंसली पैक्ड होंगे, जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है सेल में, जहाँ एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ओके, और गाइज यहाँ फिगर 2 इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने इसको नहीं दे पाया। ओके, तो क्या बोला कि द एक्सटेंसिव इंटरविंड नेटवर्क इज लेवल्ड विथ ए सिंथेटिक डाई नेम्ड माइटोटेकर। अब हम कहाँ चले गए कि जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कैसे हुआ, तो एक्चुअली एक स्टेनिंग टेक्निक होता है किसी भी सेल को इन्वेंशन के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब जब स्टेनिंग किया गया था तो सिंथेटिक मतलब जो डाई का नाम था वो क्या था, माइटोट्रेकर, जो रेड होता था, रेड इन्फ्लोरोसेंस था। तो ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेनिंग से जब खोजा जा रहा था उस स्टेन का नाम क्या था, वो सिंथेटिक डाई था और उसका क्या नाम था, माइटोट्रेकर रेड, जिसको रेड फ्लोरोसेंस भी बोलते हैं। ओके, कहाँ पे लोकलाइज था, लिविंग सेल्स कल्चर में, मतलब कि उसी से कल्चर करके माइटोकॉन्ड्रिया को देखा गया तो किस तरह का दिख रहा था, रेड फ्लोरोसेंस की तरह माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा था, जिसको कल्चर करके जब उसका इन्वेंशन किया जा रहा था। तो मतलब कि ड्यूरिंग द इन्वेंशन
it is seems to be red in fluorescence after staining with the chemical mitotracker. Okay, fluorescence microscopy is important tool to scientists to use the structure and function of internal. अब फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी से ही साइंटिस्ट को क्या पता चल गया, उसके स्ट्रक्चर और इंटरनल फंक्शन के बारे में और उसके सेलुलर ऑर्गेनेल्स के बारे में. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग मैक्सिमम चीज़ देख चुके, क्लियर होते जा गया है. अब क्या बोला कि जो माइटोकॉन्ड्रिया बट डिफरेंट मोस्ट अदर ऑर्गेनेल बिकॉज इट हैज़ ओन सर्कुलर. वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्या है कि मोस्ट ऑर्गेनेल के पास इसका ओन सर्कुलर डीएनए होता है. ओके, और ये जो डीएनए होता है सिमिलर टू कैसा होता है, प्रोकैरियोट से होता है. ओके, और क्या रिप्रोड्यूस करता है इंडिपेंडेंटली टू द सेल्स विच इज फाउंड अपेरेंट केस ऑफ इंडोसिम्बायोसिस. इंडोसिम्बायोसिस का मतलब ये समझिए कि बैक्टीरिया के साथ इनका जो रिलेशनशिप दिखाई देता है किस तरह का, कि इनका भी जो डीएनए होता है सिमिलर का कैसा होता है, सिंगल सर्कुलर होता है. और बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट्स के भी डीएनए कैसे होते हैं, ठीक ऐसे ही होते हैं. तो इसी सिमिलरिटी की वजह से इसी तरह का सिमिलरिटीज को हम क्या बोलते हैं, इंडोसिम्बायोसिस बोलते हैं. और एक और सिमिलरिटी होता इसी को बोलते हैं क्या, इंडोसिम्बायोसिस. वही बोल रहा है कि साइंटिस्ट hypothesize the millions of years of ago small free living prokaryotes were engulfed but not consumed by larger prokaryotes, perhaps because they were able to resist the digestive enzyme of the host organism. Okay, the two organisms developed by a symbiotic relationship over the organism providing the smaller with nutrients smaller molecules to the large one. Okay, वही बोल रहा है कि जब देखा गया कि इसको जब इनगल्फ कर लिया गया उसके बावजूद भी देखा गया कि ये क्या है, डेड नहीं कर रहा है. तो इसी दौरान मुझे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का पता चला कि एक दूसरे के बीच कोई ना कोई ऐसा रिलेशन जरूर है जिसकी वजह से इनगल्फिंग के बावजूद भी इसका डिस्ट्रक्शंस नहीं हुआ. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कहाँ लोकलाइज होता है, तो मैट्रिक्स में. और मैट्रिक्स के बारे में हम लोग को पता है कि अगर ये मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मेरा आउटर मेम्ब्रेन है. ओके, और ये मेरा इनर है, और ये क्या है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है. ओके, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है. और यही बीच में क्या है, और इसका फोल्डिंग होता था इनर मेम्ब्रेन में ही फोल्डिंग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं या फिर मेसोसोम बोलते हैं. और बीच का वाला ये जो पार्ट होता है सेंट्रल पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स होते हैं. और इसी मैट्रिक्स में डीएनए हो पाया जाता है. और डीएनए कैसा होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है. और ये किससे सिमिलर होता है, प्रोकैरियोट से सिमिलर होता है. और इसी सिमिलरिटीज की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं कि ये इंडोसिम्बायोसिस रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट दिखाता है. ओके, द अदर प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन इंक्लूडिंग एंजाइम दैट जनरेट एटीपी आर इम्बेडेड विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन. और यही बोल रहा है कि जो एटीपी के सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम की ज़रूरत होती है वो कहाँ पे इम्बेडेड होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है. याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसी वहीं पे जो एंजाइम है एटीपी के लिए वो कहाँ है, वहीं पे इम्बेडेड होते हैं. और इनफोल्डिंग ऑफ द क्रिस्टल ड्रामेटिकली इंक्रीज द सरफेस एरिया. और देखिए जो इनफोल्डिंग है उसका पर्पस समझिए. इनफोल्डिंग तो हमको पता चल गया कि उसको क्रिस्टल और मेसोसोम बोलते हैं. उसका पर्पस क्या है कि अगर हम उसको इनफोल्डिंग करता है उसके वजह से क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है. मतलब कि अगर एक ये लंबा अगर सॉरी गाइस और बता मतलब कि अगर ये लंबा थ्रेड है इसको रखना है ऐसे, और इसी थ्रेड को अगर हम कॉइलिंग करके रखते हैं तो ये कम जगह में ही पूरा आसानी से आ जाता है. तो वही है, जब इसका क्या होता है, जब इनफोल्डिंग होता है मतलब जब फोल्ड होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है. ओके, इसको इनफोल्डिंग ऑफ क्रिस्टल ड्रामेटिकली इंक्रीज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर होस्टिंग द एंजाइम रिस्पॉन्स फॉर सेलुलर. देखिए अब इससे क्या होता है कि कम जगह में ही वो अच्छे से अरेंज हो जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का स्पेस. और इसका मतलब जब सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन से ही एनर्जी का प्रोडक्शन होता है.
और ये मुझे उस टाइम पे हेल्प करता है कौन, मेसोजोम और क्रिस्टा। जब इनफोल्डिंग हो जाता है इसके वजह से क्या होता है कि कम जगह में ये अरेंज हो जाता है आसानी से। ओके गाइज, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बोल रहा है कि कैसा होता है, प्लांट के क्लोरोप्लास्ट से सिमिलर होता है। ओके, अब क्लोरोप्लास्ट हम देखेंगे तो एक बार बहुत अच्छे से इसको हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम दोनों का कंपेयर कर लेंगे। तो याद रखिएगा अभी फिलहाल कि दोनों में क्या होता है, सिमिलरिटीज़ होती है। ओके, दोनों एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन कौन, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ओके, और आगे और हम अच्छे से इसके बारे में देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो वहाँ पे फिर से हम एक बार क्या करेंगे, इसका डिटेलिंग सर, जब क्लोरोप्लास्ट हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर दोनों का अच्छे से क्या कर लेंगे, वहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। ओके, अब क्या बोल रहा है कि इन मोस्ट एनिमल स्पेसीज माइटोकॉन्ड्रिया अपेयर टू primarily inherited through the maternal linkage through the recent evidence suggests that the rare instance mitochondria may also be inherited by पैरेटल रूट। वही मतलब कि स्टार्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया का खोज हुआ था, जब मेरे पास टेक्निक कम थे तो मुझे स्टार्टिंग में ये पता चला कि ये हेरिडेटरी का काम करते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये हेरिडेटरी का काम भी नहीं करते हैं, ये एटीपी का प्रोडक्शन भी करते हैं। ओके, द स्पर्म कैरीज माइटोकॉन्ड्रिया इन इट्स टेल एज एन एनर्जी सोर्स फॉर इट्स लॉन्ग एनर्जी ऑफ द एग्स। अब जब 12 क्लास में हम लोग आएंगे तो वहाँ पर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो हम लोगों में रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, हम लोग में स्पर्म होता है और फीमेल्स में क्या होता है, ओवम होता है। तो ओवम जो होता है मतलब मूवमेंट शो करता है, लेकिन जो स्पर्म होता है उसमें मूवमेंट होता है, और उस मूवमेंट के लिए मुझे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और वही एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो स्पर्म के टेल में पाए जाते हैं। ओके, और अनटिल फर्टिलाइजेशन, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब तक ये उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। ओके, और क्या बोल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो फॉरेंसिक साइंस के लिए भी यूज किया जाता है, आइडेंटिफाइंग कॉर्पसेस ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड इन द नंबर्स ऑफ डिजीज सच एज, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्जाइमर जो डिजीज होता है उसके जेनेटिक डिजीज है, उसको मतलब डिटेक्शन के लिए इसका हम यूज करते हैं। पता चल गया है कि ये मेरा क्या करता है, ये तो एक्चुअली एक काम इसका क्या है, इसका एक काम और भी है कि हेरिडेटरी का ट्रांसमिशन करता है। तो अब पता चल गया है। और तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो आप लोगों के दिमाग में भ्रम चल रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, तो हम लोग रट के आए हुए थे कि एटीपी क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है। अब देखिए, अब हम एनसीईआरटी में देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको कवर अप करके चलेंगे, सारा कंसेप्ट तो हो गया है, बस एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी में देख क्या रखा है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल रहा है कि सिंगुलर उसका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियन होता है, अनलेस स्पेशली स्टैंड आर नॉट इजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था, इसका स्टेनिंग करते थे तो रेड फ्लोरोसेंस दिख रहा था। ओके, और रेड इन्फ्लोरेसेंस की वजह से और इसके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुझे पता चला था। ओके, तो इसके स्टेनिंग के बारे में हम लोग देखा था, माइटोन ट्रैकर करके एक केमिकल था उसका जो नाम था। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरिएबल, ये भी पता है क्यों, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ती है, जहाँ पर मेटाबॉलिकली सेल एक्टिव होंगे वहाँ पे क्या करेगा, एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा। इन टर्म्स ऑफ शेप और साइज देखे थे तो 1 to 10 माइक्रोमीटर उनका लेंथ होता था। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी की लाइन एकदम याद रखिएगा, सारा डाटा एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए आप एनसीईआरटी का ही डाटा मानिएगा। 100 स्टेप होते हैं। ओके, मैंने देखा था बहुत अच्छे से। और एवरेज टाइम लेंथ क्या होता है, 1.0 से 100 स्टेप के बारे में आप लोग कहिएगा, अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, हम एक बार उसको बहुत अच्छे से फिर हमको कवर अप कर लेंगे कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के साथ। ओके, इस माइटोकॉन्ड्रिया के डबल लेयर होता है, ये हमको भी पता है, इनर और आउटर होता है, और दोनों के बीच में क्या होता है, आउटर में स्पेस होता था। ओके, ये भी हम लोग देख चुके हैं। और इनफोल्डिंग होता था, इनफोल्डिंग के पीछे का पर्पस क्या था, यही देखिए, यहाँ पे आप बहुत अच्छे क्लियरली देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है 8.7। ये मेरा आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर हम लोग देख ली, और ये रहा क्या, इनर मेम्ब्रेन, और इसी का इनफोल्डिंग देख रहे होंगे आप लोग, ये इसका इनफोल्डिंग है जिसको क्रिस्टा और मेसोजोम बोलते हैं, ये इसका क्या है, इनफोल्डिंग है। ओके, और इसके अंदर में क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, और क्या है, मैट्रिक्स के अलावा इसका इनफोल्डिंग क्यों होता है ये भी हमको पता चल गया। कम जगह में ही सरफेस एरिया क्या करते हैं, ज़्यादा
ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब कि बड़ा चीज़ कम जगह में ही रह जाता है, सिंपल वे में आप यही समझिए। ओके, और जिसकी वजह से हमको सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता था, मदद मिलता था। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच का स्पेस क्या था, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस था। मैट्रिक्स, उसके बाद से जो इनर मेम्ब्रेन था उसका इनफोल्डिंग था, जिसको क्रिस्टे और मेसोसोम बोलते थे। ओके, और परमिएबिलिटी के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था कि किसका कैसा परमिएबिलिटी है। ओके, और ल्यूमेन के बारे में तो ऑलरेडी मैंने मतलब कितने बार आप लोगों को बोल रखा है कि जहाँ भी ल्यूमेन है मतलब ये कि इंटरनल के बारे में बात हो रही है, सेल के अंदर की बात हो रही है, तो वही बोल रहा है कि ल्यूमेंस डिस्टिंक्टली इनटू एक्वस कंपार्टमेंट। एक्वस किसके लिए यूज किया जाता है, वाटर के लिए यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा एक्वस किसके लिए यूज होता है, वाटर के लिए। आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट ये हमको पता है। द इनर कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। आउटर मेम्ब्रेन के बारे में क्या बोलता है कि कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है ऑर्गेनेल का। द इनर मेम्ब्रेन के बारे में वही इसलिए कंटिन्यूअस नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, इनफोल्डिंग होता है जिसको क्रिस्टे बोलते हैं, और वो इनफोल्डिंग किसके तरफ होता है, मैट्रिक्स के तरफ होता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या बोला कि द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे साइट्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन है। और ये क्या बोल रहा है कि दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये हमको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं या एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इसलिए बोलते हैं, ये एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। और एटीपी का प्रोडक्शन कैसे होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू होगा। ओके, और वो कैसे होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन के होगा। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस द सिंगल सर्कुलर डीएनए, और मुझे पता है कि इनका जो डीएनए होता है सिंगुलर सर्कुलर होता है। मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है। इसका सिमिलरिटी किसके साथ होता है, प्रोकैरियोट्स के साथ होता है, सिंगल सर्कुलर होता है। इसके अलावा कुछ आरएनए का मॉलिक्यूल्स होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं 70S टाइप के। और याद रखिएगा 70S टाइप के जो राइबोसोम थे वो किस में पाए जाते थे, यूकैरियोट्स में ही पाए जाते थे। तो याद रखिए प्रोकैरियोट्स में पाए जाते थे। तो याद रखिएगा इंडो सिम्बायोसिस जो एक रिलेशनशिप था, इसका वजह एक ये भी है, सिंगुलर सर्कुलर डीएनए। इसके अलावा राइबोसोम, इसका भी 70S और उसका भी 70S। द कंपार्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और इस कंपार्टमेंट किसके लिए जरूरत होती है, तो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। ओके, और वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन कैसे होता है, तो फिजन से, और बैक्टीरियल का भी डिवीजन कैसे होता था, फिजन से ही। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो आज हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। ओके, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लोरोप्लास्ट देखेंगे। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, ओके गाइज, थैंक यू।